दर्शकों, ये खबर जितनी सुनने में सीधी लग रही है उतनी है नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन भारत आए, मोदी से मिले, गले लगे, तस्वीरें खिंचवाई और जैसे ही वापस यूरोप पहुंचे, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पर इस कदर बरसे कि पूरा यूरोप ही हिल गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि मैक्रोन ने क्या कहा, असली सवाल ये है कि मोदी ने ऐसा क्या किया जो भारत छोड़ने के बाद भी मैक्रोन के दिमाग में घूमता रहा। और क्या ये पूरा यूरोपीय झगड़ा दरअसल भारत की बढ़ती ताकत का साइड इफेक्ट है? आज हम वो परत उठाएंगे जो आज तक किसी ने सोची भी नहीं होगी, इसलिए स्क्रीन से नजर मत हटाइए। शुरुआत होती है फ्रांस के ल्यू शहर से। एक विश्वविद्यालय का बाहरी गेट, एक प्रदर्शन और उस प्रदर्शन में 23 साल की एक लड़की की मौत। वो दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी थी। उसकी मौत ने फ्रांस को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा कह रहा था ये वैचारिक हिंसा है, दूसरा हिस्सा कह रहा था कि ये सरकार की नाकामी है। फ्रांस की सड़कों पर गुस्सा था, संसद में घमासान था और मीडिया में आग फैली हुई थी। अब इसी नाजुक वक्त में इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने मुंह खोला। उन्होंने कहा कि यूरोप में वैचारिक नफरत बढ़ रही है और ये चिंताजनक है। शब्द नरम थे लेकिन निराशा सबको पता था और मैक्रोन को भी पता था। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने अपनी उस दोस्त को पीठ दिखा दी जो उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ती थी, जो यूरोप में अकेली उनके साथ खड़ी दिखती थी, जिसे लोग मोदी की यूरोपीय जुड़वा कहते थे, क्योंकि भारत से जाने के बाद ही मैक्रोन को ऐसा क्या हो गया जिससे वो मेलोनी को धमकी तक देने लग गए। अब आती है सबसे मजेदार बात, मैक्रोन भारत क्यों आए थे? सिर्फ दोस्ती निभाने नहीं, फ्रांस और भारत के बीच रक्षा सौदे, टेक्नोलॉजी साझेदारी और इंडो पैसिफिक रणनीति पर बड़ी बातचीत हुई है। मतलब मैक्रोन उस वक्त खुद को यूरोप का सबसे बड़ा वैश्विक नेता साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे। भारत जैसी उभरती महाशक्ति के साथ खड़े होकर ये संदेश देना चाहते थे कि फ्रांस दुनिया की राजनीति में मायने रखता है। और ठीक उसी वक्त पीठ पीछे मेलोनी उनके अपने देश पर सवाल उठा रही। सोचिए, जब आप बाहर अपनी साख बना रहे हो और घर में कोई आपकी नींव हिला रहा हो तो कैसा लगेगा? यही मैक्रोन के गुस्से की असली वजह थी। यही सिर्फ एक बयान का जवाब नहीं था, ये उस अपमान का जवाब था जो उन्हें तब मिला जब वो भारत में फ्रांस का झंडा ऊंचा कर रहे थे। मेलोनी और मैक्रोन को समझना हो तो एक लाइन काफी है। मैक्रोन मानते हैं कि यूरोप पहले है और देश बाद में। मेलोनी मानती है कि देश पहले है, यूरोप बाद में। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाओं की सोच है। 2022 में जब अफ्रीका में प्रवासियों से भरे जहाज इटली के तट पर आए और मेलोनी ने उन्हें रोका तो मैक्रोन ने इटली को गैर जिम्मेदार कहा था। मेलोनी ने पलट कर कहा था कि फ्रांस पहले अपना घर देखे। G7 में दोनों एक मेज पर बैठे लेकिन नजरें नहीं मिलाई। यूक्रेन युद्ध पर फ्रांस आक्रामक रहा है, इटली सतर्क रहा है। यानी ये नया झगड़ा पुरानी दुश्मनी की नई किस्त है। अब वो सवाल जो सबसे जरूरी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या दो यूरोपीय नेताओं की तकरार हमारे लिए मायने रखती है? जवाब है बिल्कुल रखती है, क्योंकि आज यूरोप जो फैसले करता है उसकी लहरें एशिया तक आती हैं। अगर फ्रांस और इटली जैसे दो बड़े देश आपस में एकमत नहीं है तो रूस यूक्रेन संघर्ष में यूरोप की एकजुट नीति कमजोर होगी। माइग्रेशन संकट का कोई हल नहीं निकलेगा और सबसे बड़ी बात, भारत के साथ साझेदारी में यूरोप एक आवाज में नहीं बोल पाएगा। जब दो पड़ोसी ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं तो तीसरा देश उनमें से किस पर भरोसा करे? यही यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी है और यही मैक्रोन और मेलोनी के इस झगड़े का सबसे गहरा संकेत भी माना जा रहा है। अब याद कीजिए G7 शिखर सम्मेलन का वो मंच जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का मेलोडी ट्रेंड वायरल हुआ था। उसके बाद से दोनों नेता लगातार एक दूसरे की तारीफ करते हैं, चाहे वो दुनिया भर के युद्ध को रोकने का बयान हो मेलोनी का या फिर मेलोनी की आत्मकथा पर मोदी की एक विशेष टिप्पणी। दोनों नेता हर मंच पर एक अलग लाइमलाइट लूट ही लेते हैं। लेकिन एक बार जब मैक्रो भारत आए हैं और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने मेलोनी पर तंज कसा है तो उसके बाद से लोग नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।